तो ये सब एक देश के अंतर्गत है। दूसरे दो देशों में भी ऐसे संबंध तो होते हैं ना, लेकिन उसमें पराधीनता बहुत होती है। लेकिन अपने देश के अंतर्गत ऐसी बात नहीं होती है। फिर भी जहां जो होता है उसका स्वरूप तो बताया ही जाता है ना। तो ये दोनों चीजें क्या नाम, अस्तित्व, और वो अस्तित्व उत्पाद में ध्रुव रूप है, ऐसा इनने सिद्ध किया। अब इसी बात को और विशेष स्पष्ट करते हैं। ये वास्तव में ये तो हो गया था अपना हिस्सा। अब कल ये हिस्सा अपन को पढ़ना है। ये हिस्सा पढ़ने के पहले अपन को एक बात समझनी पड़ेगी। वैसे तुम जानते ही होगे कि युक्त सिद्ध और अयुक्त सिद्ध ये क्या है। ये शब्द बार बार इसमें आएंगे कि दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, उनमें जो संबंध होता है उसे युक्त सिद्ध संबंध कहते हैं। युक्त माने जुड़ना। और अपने द्रव्य के भीतर जो संबंध हैं, जैसे ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, है ना, गुणों में, पर्यायों में, तो उन संबंधों को बोलते हैं अयुक्त सिद्ध। उन्हें जुड़ना नहीं है, वे दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। भारतीय दर्शनों में एक दर्शन ऐसा है जो ये मानता है कि द्रव्य अलग है और गुण अलग है। ये प्रकरण खासकर इस बात के लिए होता है कि द्रव्य अलग हैं और गुण अलग हैं, आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है, पुद्गल अलग है और रूप रस गंध स्पर्श अलग है। तो फिर कहते जे आत्मा के साथ ज्ञान और पुद्गल के साथ रूप रस स्पर्श क्यों जुड़ गया। ये रूप रस गंध स्पर्श जो है वो आत्मा के साथ जुड़ जाते, और ज्ञान है वो पुद्गल के साथ जुड़ जाता। उनके यहाँ ऐसा मानते हैं कि एक समवाय नाम का संबंध है, वो पदार्थ है। वो 7 पदार्थ मानते हैं, 7वें पदार्थ समवाय नाम को मानते हैं। और वे कहते हैं ये सब जो जोड़ने का काम, गोंद का काम, वो समवाय नाम का संबंध करता है। ज्ञान और आत्मा को समवाय नाम के संबंध से भी आपस में जुड़ गए। वो समवाय नाम का संबंध जो जैनियों में तादात्म्य संबंध है ना, उसकी जगह भी उपयोग करते हैं। अपने यहाँ उस टाइप के वर्ग के लिए तादात्म्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब ये बात वो सिद्ध करते, अब ये बात हम अपन पढ़ते हैं, इतनी बात तुम्हारे ध्यान में रहेगी। तो ये कल या परसों का बहुत विस्तार से किसी ने बताया था कि समवाय नाम का जो संबंध है उसके साथ वो सारे तर्क लगते हैं जो ईश्वर बाद में लग जाते हैं। कि शांति जी ने बताए थे, जनवाणी चैनल में आया था। मैं सुबह 5 बजे से ही सुनता रहता हूँ, फिर ये भूल जाता हूँ कहाँ क्या आया है, लेकिन वो बात याद रहती है कि यदि समवाय नामक संबंध को जोड़ और दो पदार्थों को, दो द्रव्यों को, द्रव्य गुण को जोड़ने का नाम समवाय नाम का संबंध करेगा, तो वो समवाय नाम का संबंध उन पदार्थों से कैसे जुड़ेगा। कि वो अपने आप जुड़ जाएगा, कि वो अपने आप जुड़ जाएगा तो ये ज्ञान अपने आप क्यों नहीं जुड़ सकता। तब वो कहता है कि वो संबंध एक दूसरा समवाय होगा, वो उससे जुड़ेगा। और हम कहते प्रश्न करेंगे कि वो संबंध काहे से जुड़ेगा, तो उसके आगे एक और समवाय होगा, वो उससे जुड़ेगा। तो मैं ऐसे कहाँ तक जाओगे पीछे, अगर अनवस्था नाम का दोष हो जाएगा। ये बात उन्होंने बताई थी। तो हम इस प्रकरण से वो बात संबंधित है। पहली बात तो यह है कि डंडा और डंडी, डंडे वाला पुरुष, ये शब्द जैन न्याय में बहुत आते हैं। अब न्याय दीपिका में ही आते हैं, वहीं से तुम शुरू हो जाते हो। फिर राजवार्तिक वगैरह में जहाँ भी पढ़ोगे बहुत आएगा कि डंडा और डंडी। डंडी माने डंडे वाला पुरुष।
अब हम बार बार डंडी कहेंगे तो उससे तुम्हें समझ जाना कि डंडे वाला पुरुष है, उसको डंडी हम कह रहे हैं। वैसे लोग में तो डंडी कहने की जगह से डंडा कहने से ही समझ जाते हैं, उसी का अर्थ समझ लेते हैं, है ना। रिक्शे वाले आदमी को हम रिक्शा वाला कहते हैं कभी, और कभी अकेला रिक्शा भी कह देते हैं, ए रिक्शा, और वो आ जाता है। और उसी कभी आज तक किसी रिक्शे वाले ने ऐतराज नहीं किया कि आप सभ्यता से बोलो, मैं रिक्शा हूं क्या? क्यों? कभी किसी ने ऐतराज नहीं किया कि मुझको रिक्शा क्यों कहा तुमने। तो रिक्शे वाला और रिक्शा, डंडे वाला और डंडी, समझ गए ना। तो डंडी को कभी हम डंडा भी कहें, एक आदमी के हाथ में डंडा हो और बाकी के हाथ में डंडा नहीं हो, और हमें उसे बुलाना है, नाम उसका हम जानते हैं, ए डंडा, ऐसा बोलते, ए टोपी। एक आदमी के माथे पर टोपी हो ना, तो हम इस तरह से अपना काम चलाते हैं ना जगत में। देखो, पहली बात तो यह है कि डंडा और डंडी में जिस प्रकार युक्त सिद्धता है, माने दो पदार्थ जुड़ते हैं, सिद्धता पाई जाती है, माने ये डंडा अलग है और डंडे वाला पुरुष अलग है, और उसने डंडे को पकड़ा है। तो दो पदार्थ हैं और उन वे इकट्ठे जुड़े हुए हैं, उनको बोलते इत सिद्ध संबंध। माने दो पदार्थों की अलग सिद्धि हो और फिर वे आपस में जुड़े हुए हों, इसे बोलते इत सिद्ध संबंध। माने ये दो चीजें अलग अलग हैं और जुड़ी हुई हैं, ऐसा संबंध। उस प्रकार की युक्त सिद्धता द्रव्य, सत द्रव्य और सत्ता गुण में नहीं पाई जाती। अपन कहते हैं सत्ता है, सत्ता नाम का गुण। अभी सत्ता माने अस्तित्व नाम का गुण, और अस्तित्व नाम का गुण की जगह तुम ज्ञान गुण, दर्शन गुण, कोई भी गुण ले सकते हो, सबके साथ एक सी चर्चा है। क्योंकि यहाँ प्रकरण सत्ता गुण का है, तो हम समझते हैं वो अमांतर सत्ता और महासत्ता, उधर हमारा ध्यान जाता है। वो द्रव्य का एक गुण है जो सब द्रव्यों में पाया जाता है, इतना महत्वपूर्ण है। ज्ञान सब में नहीं पाया जाता। तो वो कहते वो सत्ता नाम का जो गुण है, अस्तित्व नाम का जो गुण है, वो आत्मा से, आत्मा की सत्ता होगी। तो आत्मा की सत्ता के लिए वो सत्ता नाम के गुण की तरफ से बात हो रही ना, तो सत्ता नाम को गुण को आत्मा में जुड़ना चाहिए ना, क्या जुड़ना चाहिए। तो कैसे जुड़ेगा? तो कैसे जुड़ेगा साहब? तो कहते हैं दो तरह का जोड़ लगते हैं संबंध। दो जुड़ने की बातें दो तरह से होती हैं, एक युक्त सिद्धों में और एक अयुक्त सिद्धों में। माने हमें ज्ञान को पुद्गल से जोड़ना हो और ज्ञान को आत्मा से जोड़ना है, दो बात हो गई ना। यानी कौन से? तो वो कहते हैं हम ऐसा युक्त सिद्ध माने वो डंडी डंडी वाला संबंध। यदि उनसे जोड़ना हो तो वो कहते हैं कि देखो युक्त सिद्धता सत द्रव्य और सत्ता गुण में नहीं पाई जाती, इसलिए सत्ता और द्रव्य में अर्थांतरत्व तो नहीं है। दूसरे सत्ता, अच्छा अर्थांतरत्व मैंने वो अलग नहीं है। अर्थांतरत्व माने दूसरा पदार्थ होना, माने आत्मा और सत्य, द्रव्य और सत्ता, ये दो पदार्थ नहीं है कि जिनमें डंडा डंडी जैसा संबंध स्थापित हो। माने युक्त सिद्धों में संबंध होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई अपने कुछ नियम हैं कि एक लड़का लड़की का संबंध होगा तो अपने गोत्र में नहीं होगा और जाति के बाहर नहीं होगा। पुराने जमाने में ऐसा था, अभी आज जमाने का छोड़ दो, अपन को तो उदाहरण से काम लेना है तो पुराने जमाने का देंगे, अपन को क्या फर्क पड़ता। कौन से जमाने में पुराना? दौलत राम जी का कम से कम, क्योंकि दौलत राम जी ने लिखा ना छेड़ाला में, पिता भूपे अरे मातुल्य नृपे जो,
पिता भूप होना वो कुल मद है, और मामा का राजा होना वो जाति मद है। तो ये क्यों, ऐसा उनने क्यों कहा? कुल और जाति कहते हैं ना, पापा मामा और बाप से क्या लेना देना है? बाप माने अकेला बाप नहीं है, बाप का भाई भी है, बाप का दूसरा भाई भी है, बाप का बाप भी है, सब हो सकते हैं। माने जिस गोत्र में से हमारा जो पिता होता है उस गोत्र को पिता कहते हैं। राजा हुआ माने उस गोत्र का कोई राजा हुआ, समझ गए? कोई भारत प्रधानमंत्री बन जाए तो हम कहते हो भारत प्रधानमंत्री है उसका अभिमान करे ना। तो जो गोत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? पितृकुल। और मातृकुल, माँ होती है मामा, मामा और माँ एक ही बात है ना। उनने क्योंकि माँ का राजा बनना सरल नहीं था ना, इसलिए उन्होंने मातुल नृप, मामा को नृप बनाया। क्या माने जहां से माँ आ सकती है उसे जाति कहते हैं। जो हमने जाति बनाई ना कि जैन जाति अथवा परवार जाति, खंडेलवाल जाति अथवा जो जातियां, ये टूट गया नियम, क्योंकि हमने जातियां ही गलत बनाई थी। असली जाति जो है उसका तो नियम कभी टूटता ही नहीं है। जानते हो असली जाति कौन है? नहीं, तुम तो कैसे जानेगा, ये लोग तो जानेंगे। एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति और पांच इंद्रिय जाति, ये जाति व्यवस्था है हमारे यहाँ कर्म कांड में, है ना। पांच कर्म की प्रकृतियां अलग अलग हैं। तो किसी पांच इंद्रिय ने चौथी इंद्री से शादी कर ली होती तो वो जाति टूटती, तो वो तो टूट नहीं सकती थी आज तक, समझा। तो ये तो बहुत पक्के नियम है। अब तुम जो जाति नहीं है उसको जाति मान लो और फिर कहोगे तुमने जाति तोड़ दी, तो हम क्या करें? क्या अंतर जाति शादी? कहाँ अंतर जाति कहाँ है? हम तो पंचेंद्री का पंचेंद्री से ही हुआ है माने माँ जहां जहां से आ सकती है, यदि माँ नहीं आ सकती होती वहां से तो फिर हमारे पिता ला ही नहीं सकता था। ले आया ना, इसका तुम कहते हो नहीं आ सकती है, ये बात तुम्हारी गलत है, क्योंकि आ गया ना। क्यों कि आना नहीं चाहिए, चाहिए के हिसाब से वस्तु स्वरूप नहीं चलता है। चाहिए के हिसाब से बात करेंगे तो शादी ही नहीं होना चाहिए। चाहिए की बात तो ऐसी है ना, तो जहां से माँ आती है तो माँ और बाप दोनों को उन्होंने लिया। माँ का संबंध जोड़ा जाति से और पिता का संबंध जोड़ा कुल से। उस प्रकार दिव्य सत्ता गुण में नहीं पाई जाती। कौन? युक्त सिद्धता। इसलिए सत्ता और द्रव्य में अर्थांतरत्व नहीं है, माने दो अलग अलग चीजें नहीं है वो। अर्थांतरत्व माने दो अलग अलग होना। अब दूसरी बात माने भाई युक्त सिद्ध नहीं है। युक्त सिद्ध को तो यहीं तक प्राय खत्म कर दिया। सत्ता और द्रव्य में इसमें यह है, अर्थात द्रव्य में सत्ता है। अभी वे उसी को चला रहे हैं, दूसरा तर्क दे रहे, जो इन्होंने कहा था कि दोनों में युक्त सिद्धत्व नहीं हो, क्यों ठीक नहीं है, रह गई है। उस प्रकार युक्त सिद्धता सद्द्रव्य सत्ता गुण में नहीं पाई जाती, जिन्हें पढ़ा था ना। इसलिए सत्ता और द्रव्य में अर्थांतरत्व नहीं है। दूसरे सत्ता और द्रव्य में अयुक्त सिद्धता भी अर्थांतरत्व नहीं। शुद्धता से भी यदि हम ये कहें कि हम तो अयुक्त सिद्ध मानेंगे, क्या अर्थांतरत्व अयुक्त सिद्धता से मान लेंगे, युक्त सिद्ध नहीं मानेंगे दोनों को। तो जवाब है अयुक्त सिद्ध को समझा रहे। अब इसमें यह है, अपन लोग में बोलते हैं ना, इसमें यह है,
कफ में चाय है ऐसा बोलते हैं ना, कोई चीज इसमें यह है, अर्थात द्रव्य में सत्ता है, हम ऐसा बोलेंगे द्रव्य में सत्ता है। तो ये दो चीजें भी दिखेंगी और वो उसमें है भी, माने अयुत सिद्ध, यानी जो युत सिद्ध हैं, माने दो चीजें अलग अलग हैं, उनमें तो नहीं पाया जाता, वो तो बता दिए ऊपर। अब दूसरे कहते हैं दो चीजें अलग अलग नहीं हैं, वो द्रव्य और गुण, तो सत्ता है गुण और वस्तु है द्रव्य, तो इनमें अयुत सिद्धता के कारण इसमें यह है, अर्थात द्रव्य में सत्ता है, ऐसी प्रतीति के कारण अर्थांतरत्व तो बन जाएगा। वो कहता है हमें जब बोलते हैं द्रव्य में सत्ता है तो इससे हमें ऐसी प्रतीति होती है कि दो चीजें हैं, तो बन गया अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध हैं ये दोनों, और हमें एक पृथकता की प्रतीति होती है। ये बता रहे कि दो चीजें हैं ऐसा हमें लगता है, जबकि दोनों का द्रव्य में सत्ता, इनमें अस्तित्व एक है, अस्तित्व अलग अलग नहीं है। लेकिन वो शिष्य कह रहा है कि हमें तो लगता है कि अलग अलग है, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं जब लोक में दो चीजें होती हैं तो कप में चाय है, ऐसा हम ये भी बोलते हैं तो द्रव्य में सत्ता है। समझ गए ना? यदि कोई यह कहे तो उससे पूछते हैं कि इसमें यह है, ऐसी प्रतीति किसके आश्रय से होती है, यानी उनमें सत्ता में और द्रव्य में इसमें यह है। तुम कहते हमको ऐसा दो दिखाई दे जाएंगे, तो जो तुम्हारी जो प्रतीति होगी, जो तुम्हें ज्ञान उत्पन्न होगा, वो उसका कारण क्या है? यदि ऐसा कहा जाए कि भेद के आश्रय से होती है, कि वे दोनों जुदे जुदे हैं, भेद दो दो चीजों में भेद होता है ना, तो उसके आश्रय से होती है, अर्थात द्रव्य और सत्ता में भेद है, इस कारण होती है। तो हम पूछेंगे कि वह कौन सा भेद है? अब भेद दो प्रकार के होते हैं, प्रादेशिक और अतद भाविक। देखो ये जैन न्याय की खास विशेषता है, जैन न्याय की नहीं, सब न्यायों की। जब वे बातचीत करते हैं आपस में, खंडन मंडन करते हैं, तो ये विकल्पों का, तुम उसे पढ़ा यदि कभी देखना, प्रमेय कमल मार्तंड, तो इसमें विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प, जाओ तो एक पेज में वही भरे हैं। उन्हें कहते विकल्प का आचार्य, हम तो ये कहते थे, कहते जो बात कहो तो इसमें ऐसा है क्या ऐसा है, उसकी लोग मजाक भी उड़ाते हैं कभी कभी। विकल्प खड़ा होता है। जैसे मैंने शायद आज ही कल समझाया था, कभी जब समझाया होगा कि अच्छा तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे, दो विकल्प खड़े कर दिए ना, तो उसने कहा कि नहीं करेंगे, तो अब विकल्प का निषेध हो गया। अब नहीं करेंगे तो ये कोई नहीं पूछेगा किससे नहीं करोगे। ये कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यदि आप ये कहेंगे करेंगे, तो पूछेंगे किससे करोगे, अपनी जाति में करोगे, जाति के बाहर भी करोगे। क्यों? अगर जाति के अंदर करेंगे तो जाति के अंदर फिर उसमें भेद खड़े होते जाएंगे, भेद खड़े होते जाएंगे, भेद खड़े, समझे ना? और उनका कोई अंत नहीं, जहाँ तक वो खड़े होते जाएंगे। तो वो कहते हैं कि यदि तुम्हें विकल्पों से बचना है तो वो पहला विकल्प चुनो। कौन सा? कि नहीं करेंगे तो सारे विकल्पों से बच जाओगे, नहीं तो तुमको आगे विकल्प खड़े होते रहेंगे और उन सब प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। ये भी आजकल में आया था ना, सुना किसी ने? अच्छा, तो वो भेद प्रादेशिक है कि अताद भाविक है। अब पहले ये समझो कि प्रादेशिक भेद किसे कहते हैं, अताद भाविक किसे कहते हैं। जो दो द्रव्यों के बीच में होता है, एक द्रव्य दो द्रव्यों, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण उनके बीच में होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय उनके बीच में होता है, मतलब वो ही हो गया ना, दो द्रव्यों के बीच में होता है, उसको प्रादेशिक भेद कहते हैं। जैसे अपने अध्यात्म में प्रदेश भेद है कि नहीं है। ये प्रदेश भेद की चर्चा प्रवचन सार की थी,
लेकिन समय साथ ने छीन ली 181वीं गाथा में। आचार्य ने एक वाक्य लिख दिया, बस फिर क्या था कि राग में और आत्मा में प्रदेश भेद है। और यहाँ समय प्रचुर साल में तो जम के बात बताई है कि उनमें प्रदेश भेद हो ही नहीं सकता है? जो एक ही द्रव्य के भीतर की चीजें हैं उनमें परस्पर में भेद का नाम क्या है? अताद भाविक। अब हिंदुस्तान में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो भेद है वो अताद भाविक है, वो प्रदेश भेद नहीं है। वो चाइना में और भारत में जो भेद है वो प्रदेश भेद है। समझ में आ गया? तो ऐसे द्रव्य गुण पर्याय एक ही के अंदर जिनकी सत्ता एक है, उनमें जो भेद होता उनमें भी भेद तो है ना। वस्तु तो भिन्न, कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न है ना। ये कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता ये द्रव्य के अंदर भी लगती है शांति जी, और पर द्रव्य के साथ भी लगती है। जैसे कहते हमारा पुद्गल के साथ कोई संबंध है क्या? नहीं है। क्या कथनचित है और कथनचित नहीं है? लगती क्या नहीं लगती है? और द्रव्य के भीतर भी लगती है, ज्ञान दर्शन गुणों में अथवा आत्मा में और द्रव्य में। तो इनमें फर्क क्या होता है? तो जो परद्रव्यों के साथ में अभेद की अपेक्षा लगती है ना, अभेद भेद करते हैं कथनचित अभेद, तो उसमें असद्भूत व्यवहार नहीं लगता है। समझना? और जब यहाँ भेद की चर्चा करते हैं एक द्रव्य के मर्यादा के भीतर, तो यहाँ सद्भूत व्यवहार लगता है। क्या आप समझ रहे हैं? ये फर्क है। पर द्रव्य के साथ संबंध जो जोड़ते हैं वो असद्भूत है। ये जो तुम्हारी हमारी शादी हो गई, तुम्हारी होगी, तो जो होगी वो कौन सी होगी? सद्भूत के असद्भूत? असद्भूत का तो मतलब ये होता है कि होगी ही नहीं, है ना। लेकिन वो असद्भूत व्यवहार का विषय है। कोई पूछे कि तुम्हारी शादी हो गई, कि हाँ हो तो गई, लेकिन वो असद्भूत है। प्रादेशिक भेद और अताद भाविक भेद, ये आपकी समझ में आ गया। प्रादेशिक भेद तो है नहीं अब द्रव्य में और सत्ता में, तो उनके प्रदेश तो अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि एक द्रव्य गुण में प्रदेश भेद नहीं होता, क्योंकि युत सिद्धत्व पहले ही निरस्त कर दिया गया है कि युत सिद्धों में ही होता है। दिए उसका हमने पहले ही मना कर दिया। प्रदेश भेद तो युत सिद्धों में ही होता है। यदि अताद भाविक भेद कहा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा शास्त्र का भी वचन है कि बिल्कुल ही अभेद हैं एकदम, ऐसी बात तो नहीं है। द्रव्य द्रव्य है, गुण गुण है, द्रव्य का गुण में, गुण का द्रव्य में अताद भाविक भेद है। इसमें यह है ऐसी प्रतीति का, परंतु अताद भाविक भेद एकांत से इसमें यह है ऐसी प्रतीति का कारण नहीं है। कथनचित तो है, लेकिन एकांत से नहीं कह सकते हम ऐसा बना करके, क्योंकि वह अताद भाविक भेद स्वयं ही उन्मग्न निमग्न होता है। अब ये फिर एक चक्कर नया नया खड़ा हो गया, ये उन्मग्न और निमग्न क्या है? इस टीका का समझने के लिए कुछ शब्दों को आपको डिक्शनरी से अच्छी तरह समझना पड़ेगा पहले। वो ये कहते हैं कि इसकी दूसरे की जरूरत नहीं है। इस द्रव्य पर्याय में, द्रव्य गुण में उत्पाद व्यय होता रहेगा, तो उत्पाद कौन करेगा? व्यय कौन करेगा? उत्पाद माने उन्मग्न, व्यय माने निमग्न। वो भेद उत्पन्न होता रहेगा कि दोनों इकट्ठे हैं, अलग हैं, इकट्ठे हैं, अलग हैं, इकट्ठे हैं, अलग हैं। विद्यार्थी लगाएंगे तो कहेंगे इकट्ठे हैं, पदार्थ नए लगाएंगे तो कहेंगे अलग अलग हैं। तो वो अपने आप इसमें भेद उन्मग्न और निमग्न, निमग्न उत्पन्न होना और नष्ट होना, मतलब ऐसा अपने आप होता रहता है। इसमें किसी तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। क्या देखो,
क्योंकि उसमें निमग्न होने पर अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरण बना निमग्न होता है। इसलिए समस्त ही एक द्रव्य होकर रहता है। जब भेद उन्मग्न होता है तो उसके आश्रय से उत्पन्न होती हुई प्रतीति उन्मग्न होती है। जब उसमें भेद करेंगे नए से तो उसकी प्रतीति भी उसी के हिसाब से होगी। माने और जब वो भेद उन्मग्न नहीं हो, क्या फिर छूट गई क्या? प्यारा पूरा हाँ, जब पर्यायार्थिक नए से देखा जाए तब ही यह शुक्ल वस्त्र है, मतलब सफेद कपड़ा है। इसका शुक्लत्व गुण है। इस प्रकार गुण वाला यह द्रव्य है, यह इसका गुण है। इस प्रकार अताद भाविक भेद उन्मग्न होता है, उदित होता है। ख्याल में आ गया? परंतु द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए इसको, तब जिसके समस्त गुण वासना का उन्मेष अस्त हो गए हैं। द्रव्य में गुण में भेद नहीं जिससे कहा जाता, द्रव्यार्थिक नय से गुण में द्रव्य में भेद नहीं माना जाता। ऐसे उस जीव को शुक्ल वस्त्र ही है इत्यादि की भांति ऐसा द्रव्य ही है। फिर ऐसा नहीं कहते कि कपड़ा में सफेदी है, फिर कपड़ा सफेद ही है। वो भेद उन्मग्न कैसे होता होगा और निमग्न कैसा होता, डुबकी लगाता होगा कि कपड़े को सफेद देखना ये भेद उन्मग्न हो गया, और कपड़ा अलग और सफेदी अलग देखना उन्मग्न हो गया, ये और अलग इकट्ठा देखना निमग्न हो गया। और ऐसा हमारे ज्ञान में निरंतर होता रहता है। ख्याल में है ना? देखो, तब जिसके समस्त गुण वासना का उन्मेष अस्त हो गए हैं। अब देखो उसको गुण को ही वासना कह रहे, गुण वासना का उन्मेष। तेरे चित्त में वो गुण विकल्प चल रहा था, उसे उन्होंने गुण वासना नाम दिया। अस्त हो गए हैं। उस जीव को शुक्ल वस्त्र ही है, फिर उस शुक्ल गुण है ऐसा नहीं। ये कपड़ा अलग है, सफेदी अलग है। इस कपड़े में ऐसा सफेद लिया इन्हें, लाल नहीं कह सकते। कभी कभी लालिमा अलग होती है और कपड़ा सफेद होता है, फिर उसे रंगा जाता है। तो पृथक के उदाहरण में भी बता सकते हैं, लेकिन जैसा वो कपास था ना, उसी कलर का कपड़ा है, तो उसे रंग कहीं दूसरे से नहीं रंगा गया है।